गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एस के पाठक एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष पहली पोयम द फाउंटेन के क्वेश्चंस को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। अभी तक आपको इस पोयम के अंतर्गत इसके सभी स्टेंजाज को पढ़ाया गया, बताया गया। ठीक है, यदि किसी को किसी स्टेंजाज में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो वह वीडियो को आगे पीछे करके देखे, निश्चित है उसके समझ में चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद भी यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर आप संपर्क करें, कांटेक्ट करें। आज हम इससे संबंधित क्वेश्चंस पर अध्ययन करेंगे, देखेंगे क्या है। आप सभी लोग जैसे पिछले साल कॉपी बनाए थे, एक थोड़ी मोटी कॉपी हो जिसमें स्टार्ट में आपको जो है प्रोज लिखना है, बीच से पोइट्री बना लें, 2-3 पोएम है इसमें, और पीछे के कुछ पन्नों में आप सप्लीमेंट्री के कार्य को पूरा कर सकते हैं, या चाहें तो अलग अलग कापियाँ बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पिछले साल आपने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन से पहले टाइटल डाल करके जो मीनिंग दी गई हुई है, ठीक है, जो वर्ड आए हुए हैं इनको आप लिख लेंगे। फिर स्टेंजा वाइज सारे प्रश्नों को आप करेंगे। देखें, स्टेंजा के अंतर्गत पहला जो क्वेश्चन है वो जानते हैं। राइट द टाइटल ऑफ दिस पोएम फ्रॉम व्हिच द एबव नोटेड लाइन्स ऑफ पोइट्री हैज़ बीन टेकन। ठीक है, तो ढंग से लिखिएगा सेंटेंस को बैठाते हुए। द एबव लाइन्स ऑफ द पोइट्री हैव बीन रिटन फ्रॉम द पोएम द फाउंटेन। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा। ठीक है, अब ध्यान रखना इसी स्टेंजा में आपको राइमिंग वर्ड बतानी है। तो इनटू द मूनलाइट से लेकर के बिलो तक के जो स्टेंजा दिया गया है उसमें आप राइमिंग वर्ड्स को देख लें, और जैसे पिछले साल आपने राइमिंग को लिखा था ठीक उसी प्रकार राइमिंग वर्ड यहाँ पर लिखें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज द वर्ड वेविंग सजेस्ट। ठीक है, वेविंग से किस तरह की गतिविधि का वर्णन होता है, किस तरह की गतिविधि की जानकारी मिलती है। तो जैसे आपने जाना कि वेविंग बता रहा है फूलों की तरह की गति को, अर्थात इधर उधर की गति को दर्शा रहा है। तो हियर द वर्ड वेविंग सजेस्ट द टू एंड फ्रो मूवमेंट। ठीक है, टू एंड फ्रो, TO, टू एंड FRO, टू एंड फ्रो मीन्स होता है इधर उधर की, मतलब लहराने वाली गतिविधि को दर्शाता है। तो द वर्ड वेविंग सजेस्ट में यस लगाइएगा, सजेस्ट द टू एंड फ्रो मूवमेंट लाइक ए फ्लावर। ठीक है, टू एंड फ्रो मूवमेंट लाइक ए फ्लावर, जैसे कोई फूल इधर उधर लहराता है, झूमता है, ठीक उसी प्रकार की गति का यहाँ पर वर्णन है, जिक्र है। तो ये 3 क्वेश्चन आप क्रम से करेंगे। उसके बाद इस स्टेंजा में दिया गया है कि व्हाट कलर इज द फाउंटेन इन द मूनलाइट। चांद के प्रकाश में फव्वारे का कलर कैसा होता है। तो जैसे कि बताया गया कैसा होता है, सफ़ेद, किसकी तरह, बर्फ की तरह। तो वही लिख देना है, द कलर ऑफ द फाउंटेन इन द मूनलाइट इज वाइट एज स्नो या लाइक स्नो। द कलर ऑफ द फाउंटेन इन द मूनलाइट इज वाइट एज स्नो। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन के आंसर आप कॉपी में क्रम से लिखेंगे। इसके बाद अगले स्टेंजा पर आएंगे। ये स्टेंजा काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहले भी मैंने बताया था पढ़ाते समय। तो इसमें पहला क्वेश्चन तो वही है जो आपने वहाँ किया, राइट द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम व्हिच द एबव नोटेड लाइन्स ऑफ पोइट्री हैव बीन टेकन। तो इसका तो वही होगा जो ऊपर लिखे थे, द एबव लाइन्स ऑफ पोइट्री
हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फाउंटेन। ठीक है, इस तरह से इसको लिख दें। अगला प्रश्न दूसरे का जो दूसरा दिया गया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, लिखा है ईच ऑफ द एबव 4 लाइन्स। ठीक है, ईच ऑफ द एबव 4 लाइन्स मतलब इस स्टेंजा से संबंधित प्रत्येक एक लाइन डिस्क्राइब ए पार्टिकुलर क्वालिटी, एक विशेष गुण को बताता है, का उल्लेख करता है। आप फाउंटेन के एक विशेष गुण का उल्लेख करता है। मेंशन देम, उनका जिक्र करें, उनको बताएं। ठीक, तो इन लाइनों में ये है वो लाइन इवर इन मोशन। ठीक है, तो पहली लाइन में क्या बताया गया, फौहारे की गति का वर्णन किया गया। फिर बताया गया ब्लीदसम एंड चेरी, प्रसन्न और प्रफुल्लित, खुशमिजाज, आनंदित रहता है, अर्थात दूसरी लाइन में इसकी प्रसन्नता का जिक्र हुआ। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, तीसरी लाइन में इसकी गति का वर्णन हुआ कि ये कैसे जो है ऊपर की तरफ किस दिशा में बढ़ता है। और चौथी लाइन में बताया गया कि नेवर एवरी, कभी थकता नहीं है। तो पहले में इसकी गति, दूसरे में इसकी प्रसन्नता, तीसरे में गति की दिशा और चौथे में कभी थकता नहीं है। तो ये लाइनें, ये चारों का जवाब आपको वहाँ पे लिखना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि द क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन एज मेंशन्ड द एबव 4 लाइन्स आर। ठीक है, ऐसे लिख दें ऊपर और फिर पहला पॉइंट डालें। पहले में लिख सकते हैं कि इवर एक्टिव, पहले में हो जाएगा इवर एक्टिव, पॉइंट नंबर 2 लिख लें, इवर एक्टिव हो गया। दूसरे में लिख देंगे हैप्पी एंड चेयरफुल, हैप्पी एंड चेयरफुल, दूसरा पॉइंट डाल के। तीसरे में इसकी गति का वर्णन किया गया, तो इसमें लिख सकते हैं एस्प्रिंग हायर, ASPIRING, एस्प्रिंग माने चलता रहता है, उछलता रहता है, हायर माने ऊपर की तरफ। और चौथे में बताया गया, चौथा पॉइंट डाल के लिख दें नेवर टायर्ड। ठीक है, या ऑलवेज इनर्जेटिक। नेवर टायर्ड का अर्थ यही हुआ कि कभी थकता नहीं है, अर्थात हमेशा ये ऊर्जा से भरा नजर आता है। तो ये लिख सकते हैं आप कि ऑलवेज इनर्जेटिक, ऑलवेज लुक्स एनर्जेटिक या नेवर टायर्ड। ये तो पॉइंट वाइज हो गया। और चाहें तो आप इसको जो है पूरे सेंटेंस में लिख सकते हैं। सेंटेंस में क्या लिखा जाएगा, पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे द फर्स्ट लाइन डिस्क्राइब इट्स मोशन। ठीक है, द फर्स्ट लाइन डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द फाउंटेन या इट्स मोशन। दूसरे में लिख सकते हैं कि द सेकेंड लाइन डिस्क्राइब्स इट्स हैप्पीनेस। ठीक है, इट्स मूड एंड इट्स हैप्पीनेस, इसके मूड के विषय में बताता है और इसकी प्रसन्नता के विषय में भी जिक्र करता है। चौथी लाइन में लिख सकते हैं कि द 4 लाइन डिस्क्राइब्स इट्स क्लाइंबिंग, इसकी गति को बताता है टुवर्ड अपवर्ड या टुवर्ड स्काई, ऊपर की तरफ बढ़ने वाली गति का जिक्र करता है। एंड 4 लाइन डिस्क्राइब्स, चौथी लाइन बताती है दैट इट इज नेवर टायर्ड, यह कभी थकता नहीं है। एंड लुक एनर्जेटिक, और हमेशा जो है ऑलवेज लुक्स एनर्जेटिक, और हमेशा ऊर्जा से भरा नज़र आता है। तो 2 तरीका मैंने बताया। ठीक है, एक तो आप पॉइंट डाल के लिख सकते हैं कि दीज आर द 4 क्वालिटीज मेंशन इन द पोएम, पहला डाल दें इवर एक्टिव या इवर इन मोशन, दूसरा पॉइंट डाल के लिख दें हैप्पी एंड चेयरफुल, तीसरा पॉइंट डाल के लिख दें एस्प्रिंग हायर, ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है, और चौथा पॉइंट डाल के लिख दें नेवर टायर्ड या ऑलवेज एनर्जेटिक। ठीक, एक उपाय तो ये हुआ, और दूसरा मैंने लाइन वाइज बताया था कि द फर्स्ट लाइन डिस्क्राइब्स इट्स मोशन, द सेकेंड लाइन डिस्क्राइब इट्स हैप्पीनेस, द थर्ड लाइन डिस्क्राइब्स इट्स क्लाइंबिंग टुवर्ड स्काई, एंड द फोर्थ line describe that
इट इज नेवर टायर्ड, इट इज ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी, या इट इज ऑलवेज लुक्स एनर्जेटिक। ठीक है, इस तरह से इन में से प्रत्येक 4 लाइनों का आप अर्थ लिखेंगे, लेकिन इंग्लिश में। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया, इसको अटेंड करने के बाद अगला देखें। लिखा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टिल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टिल। स्टिल का अर्थ बताएं। तो अर्थ तो वैसे यहाँ मतलब होता है फिर भी या यद्यपि, लेकिन चूंकि यहाँ पर पढ़ाते समय मैंने बताया था कि स्टिल का यहाँ अर्थ दिया गया है के बावजूद। क्या है? के बावजूद। और के बावजूद की अंग्रेजी होती है इन स्पाइट ऑफ। तो वही लिख देंगे द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टिल इज इन स्पाइट ऑफ, या हियर द वर्ड स्टिल मीन्स इन स्पाइट ऑफ। क्लियर? इसको लिख लें। अगला आपको पहले से पता है पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड इन द एबव नोटेड लाइन। इन लाइनों में जो राइमिंग वर्ड आए हैं उनका वर्णन करें, उन्हें यहाँ पर लिखें। अगला स्टेंजा देखें, इसमें भी आपको पहले वही लिखना है टाइटल। तो जैसे 2 में लिखे वैसे यहाँ भी लिख दें। फिर लिखा है कि व्हाई कैन नथिंग टेम द फाउंटेन। व्हाई कैन नथिंग टेम द फाउंटेन। कोई भी फव्वारे को क्यों नहीं पालतू बना सकता है, क्यों नहीं रोक सकता है, नियंत्रित क्यों नहीं कर सकता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताया गया कि द नेचर ऑफ द फाउंटेन इज टू बी ऑलवेज इन मोशन। द नेचर ऑफ द फाउंटेन इज टू बी ऑलवेज इन मोशन एंड टू चेंज एवरी मोमेंट, सो नथिंग कैन टेम इट। इसलिए इसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। इसका स्वभाव है कि ये हमेशा गति में रहता है और हमेशा परिवर्तनशील रहता है, इसलिए इसे कोई जो है टैम नहीं कर सकता, नियंत्रित या पालतू नहीं बना सकता। अगला लिखा है हाउ डज द फाउंटेन इवर रिमेन इवर द सेम। फव्वारा हमेशा वैसे ही क्यों नज़र आता है। तो ये भी लगभग ऊपर वाले आंसर से मिलता जुलता है। द फाउंटेन रिमेन्स द सेम बिकॉज इट इज इट्स नेचर। यही इसका स्वभाव है, इसलिए ये ऐसे ही बरकरार रहता है, ऐसे ही बना रहता है। चौथे में दिया गया राइमिंग लिखनी है, तो राइमिंग इसकी भी देख लें। ठीक है, उसको भी लिख लें। छोड़ना एको क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे अटेंड करें। अगला स्टेंजा देखेंगे, इसमें भी वही प्रश्न फिर से पूछा गया, कविता का नाम लिखें। तो जैसे पहले बताया गया उस पोएम का नाम लिख दें। फिर दोबारा है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द फाउंटेन। फाउंटेन के एलिमेंट्स क्या हैं। तो एलिमेंट्स के अंतर्गत आपको पढ़ाया गया था कि डार्कनेस एंड सनशाइन। डार्कनेस एंड सनशाइन आर द एलिमेंट्स ऑफ द फाउंटेन, या द एलिमेंट्स ऑफ द फाउंटेन आर डार्कनेस एंड सनशाइन, या डार्कनेस आर सनशाइन। ठीक है, ये लिख दें। अगले में फिर राइमिंग बतानी है। व्हाट आर राइमिंग वर्ड इन द स्टेंजा। स्टेंजा में राइमिंग वर्ड क्या है, तो इसको भी देख करके आप लिखें यहाँ पर। चौथे में पूछा गया हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फ्रॉम व्हिच द एबव पैसेज एबव लाइन्स हैव बीन टेकन। इन लाइनों के पोएट कौन है। इट मीन्स कि इस पोएम के पोएट कौन है, कवि का नाम लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि बताया गया है जेम्स रैसल लावेल इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम, ऐसे लिख दें। अंतिम वाला देखें जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले में आपको नाम ही लिखना है। नेम द टाइटल ऑफ दिस पोएम फ्रॉम व्हिच द एबव नोटेड लाइन्स हैव बीन टेकन या सेलेक्टेड। उस कविता का नाम लिखें जिस कविता की ये लाइनें ली गई हैं। तो द नेम ऑफ द पोएम इज द फाउंटेन, ये लिख दें आप। अगला है व्हाई हैज़ द फाउंटेन बीन एड्रेस एज ग्लोरियस। फव्वारे को शानदार क्यों कहा गया है, शानदार की तरह से क्यों संबोधित किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर लिख देंगे द फाउंटेन हैज़ बीन कॉल्ड ग्लोरियस। इसको ग्लोरियस कहा गया है बिकॉज इट इज़ ब्यूटीफुल,
क्योंकि यह सुंदर होता है, एनर्जेटिक, ऊर्जा से भरा रहता है एंड इम्प्रेसिव और प्रभावशाली भी नज़र आता है, इसलिए इसे ग्लोरियस कहा गया है। ठीक है, ये लिख दें इसका आंसर। अगला है, व्हाट क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन डज द पोएट विश टू हैव। फव्वारे के कौन से गुण को कवि रखने की इच्छा रखता है। तो जैसे कविता पढ़ाते समय ये बताया गया था कि अंतिम स्टेंजा में कवि फव्वारे का संबोधन करता है, कहता है मुझे भी अपने जैसे बना दे। तो जैसे फव्वारा है वैसे बना दो, मतलब कैसे, हमेशा एनर्जेटिक नज़र आऊँ, हमेशा कार्य करता रहूँ, कभी थकूँ ना, ठीक है, और हमेशा फ्रेश नज़र आऊँ। इन्हीं चीज़ों को लिख देना है। तो इसका लिख देंगे आप कि द पोएट विशेस टू बी फ्रेश। पोएट विशेज टू बी फ्रेश, तरोताज़ा ताज़ा रहने की कामना करता है, होने की इच्छा करता है। एक्टिव, फ्रेश, एक्टिव, एनर्जेटिक, एस्पिरिंग एंड कॉन्स्टेंट लाइक द फाउंटेन। ठीक है, फिर से सुन लें। द पोएट विशेस टू बी फ्रेश, कामा एक्टिव, कामा एनर्जेटिक, कामा एस्पिरिंग, ASPIRING, एस्पिरिंग एंड कॉन्स्टेंट, CONSTANT, कॉन्स्टेंट लाइक द फाउंटेन। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे और फिर अंतिम में दोबारा से आपको राइमिंग वर्ड बतानी है जो आप इसमें चेक करके लिख दें। इस तरह से ये पूरी कविता आप कंप्लीट करें। फेयर कॉपी पर एक्सरसाइज होना चाहिए, क्रम से सारी चीज़ें लिखें और खाली समय में इसकी तैयारी भी करते रहें। हाँ, संभव है, मेरे पास ये पुरानी बुक थी जिससे जो भी क्वेश्चन दिए गए, जो भी स्टेंजाज दिए गए, उसको मैंने लिखवाया, बताया। संभव है कि नई बुक में एक आधे स्टेंजाज अतिरिक्त हो सकते हैं, अलग से हो सकते हैं। तो यदि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो उस प्रश्न को पहले मुझे दिखाएं, ग्रुप पर सेंड करें। मैं उस प्रश्न को देख करके उसका आंसर भी बता दूंगा। ठीक है, और तैयारी खूब बढ़िया होनी चाहिए। जो लेसन्स, जो पोएम पढ़ चुके हैं उसमें कहीं कोई कसर न रह जाए। ठीक है, बाकी तैयारी करते रहें। कोई दिक्कत हो तो आप प्रश्न करें। अगली स्टडी, अगला लेसन अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।